हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो है पादपों में पोषण। ये चैप्टर हम हिंदी में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कि इंग्लिश में समझ नहीं आता, सो इसलिए हम पढ़ेंगे ये हिंदी में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। अब यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इसे पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप मतलब पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों के आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अंत मानव अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। सो नेक्स्ट है 1.1 पादपों में पोषण विधि, मतलब कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों को रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव परिक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वयं पोषण कहलाती है। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियों कहाँ स्थित है। क्या भोजन पादप के सभी भागों में नियमित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश की कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? नेक्स्ट है 1.1 प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का पराक्रमक मतलब फोटोसिंथेटिक्स फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। सो अब हम इसे पढ़ेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पत्तियों पादप की खाद्य फैक्ट्रियों में है। पत्तियों पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। अंत सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचाने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज और मूल द्वारा आवश्यकित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट प्रवेश करती है। उपस्थित में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। नेक्स्ट है कोशिकाएं। सो फ्रेंड्स, कोशिकाएं होते हैं सेल्स, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं कोशिकाएं। तो चलिए हम ये पढ़ते हैं। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती है, इसी प्रकार सजीवों के शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं के सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा
कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सस्पुष्ट संरचना भी होती है, जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से झिल्ली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छेदों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होते हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए यह वाहिकाएं के सत्र मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थ के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अंत हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय परिक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती है। अंत सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का 80% अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा दे सकते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंत पत्तियों में मांड स्टार्च के रूप में स्थित हो जाते हैं। पत्ती स्टार्च उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना आवश्यक है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के संपन्न होने दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। एक को
अंधकार अथवा काले बॉक्स में 72 घंटे के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार लीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। अब उस कमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिखें। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ग रंग की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थिति लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का आच्छादन कर देते हैं अथवा ढक देते हैं। चित्र 1.4 इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। ये है हमारा चित्र जो कि हमें ये दिया गया है। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपंखी कई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्य कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकार संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट है पादप में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य का संश्लेषण यानी सिंथेटिक्स ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में न्यूनमुक्त करते हैं। यह विशेष पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। स्वयं आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट है पादपों में पोषण की अन्य विधियां यानी कि अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ पादप पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वो भोजन संश्लेषण नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं?
मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाक पर निर्भर होते हैं। ये विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। चित्र 1.5 ये को ध्यान से देखिए। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अंबरबेल का पादप है जिस पर ये आरोहित होते हैं। वह पादप परपोषी कहलाता है क्योंकि अंबरबेल जैसे पादप परोशी के अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं। अंत इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु को भी प्रकार के परजीवी हैं? क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय में चर्चा कीजिए। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं को भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या विषकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 में शय के पादपों को देखिए। किसी घड़े का ढक्कन बनता है। इसकी गड़े गट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती के रूपत्र भाग है। पत्ते का शीघ्र भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों को पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई टाप तथा संडियों कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वह सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता है? सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मृतजीवी यानी सैप्रोपस। यानी कि सैप्रोपस। आपने बाजार में शशक यानी मशरूम बिकते देखे होंगे। चित्र 1.7 में वर्षा के दिनों में वृक्षों को सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या शाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे में आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवनायापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषक आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेड डबल रोटी एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दें जब तक
उस पे रुई जैसी संरचना दिखाई ना देने लगे। चित्र 1.8 ये धब्बे किस रंग के हैं? किस अववर्धक लेस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने प्रश्नों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागे के समान संरचना दिखाई पड़े। यह जीव कटक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं गलनीकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैव पदार्थ की सतह पर कुशपाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलय रूप में परिवर्तन कर देते हैं। छात्र वे इसके विलक्षण का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले मृतजीव कहलाते हैं। कवक, फंजाई, अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। यह उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा क्षेत्रों सबसे परिवस्त्र प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा क्षेत्रों के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। अपने अभिभावकों को कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है समानताएं। कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संरक्षण का कवक को देता है। नेक्स्ट है मृदा को पोषकों का पुनर्प्राप्ति किस प्रकार होती है, यानी हाउ डू न्यूट्रिशंस आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। सो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या आपने किसानों को खेतों में अथवा माली को बगीचे के लान एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वह इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। अंत मृदा से इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है।
उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार प्रयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्व के समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलयक रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहता है तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति कराते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले में पादप राइजोबियम जीवाणु के आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। उनमें सहजीवी संबंध होते हैं। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसल के लिए उन्हें मृदा से नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं। उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कटिबक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी है? सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ये हमें कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं। इसका मीनिंग आप चैप्टर में से निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट है, आपने चैप्टर में से क्या सीखा? सो फ्रेंड्स, ये पढ़ना थोड़ा ज़रूरी होता है। इसमें से हमें क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाते हैं। सो चलिए पढ़ते हैं। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे विधि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्त के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपने खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अन्य वायु रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पादित है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचरण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी
उत्जीविता के लिए किया जाता है। कवर अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करती है, वह मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं, वह परपोषणी प्राप्त से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अंत विषमपोषी कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।